बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मैडनिंग स्टडी के YouTube चैनल में। मैं हमेशा की तरह आपका फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो देख सकते हैं वर्णमाला है, यहाँ पर वर्णमाला के दो प्रकार हैं, स्वर वर्ण और फिर व्यंजन वर्ण। तो हम लोग जानेंगे कि आखिरकार सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला आखिरकार होती क्या है, उसके बाद वर्णमाला आखिर होती क्या है, उसके बाद दो यहाँ पर जो प्रकार है स्वर वर्ण और फिर व्यंजन वर्ण, इसके बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण के यहाँ पर दो प्रकार है, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। और यहाँ पर मूल स्वर के जो तीन प्रकार है, हर्षियों स्वर, दीर्घ स्वर और फिर प्लुत स्वर के बारे में भी हम लोग अच्छे से परिभाषा को जानेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल को देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद व्यंजन वर्ण के जो तीन प्रकार है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और फिर ऊष्म व्यंजन, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद बहुत ऐसे जो छोटे छोटे यहाँ पर टर्म्स आते हैं, जैसे कि अनुस्वर क्या होते हैं, निम्नुनासिक क्या होती है, अनुनासिक या फिर चंद्र बिंदु जिसको कहते हैं वो क्या होती है, विसर्ग क्या होती है, आयोगवा का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में लोग डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार आयोगवा कौन है और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। उसके बाद जानेंगे डा और ढा का जो उच्चारण है वो किस तरीके से करना चाहिए। उसके बाद कुछ यहाँ पर और टर्म्स हैं, जैसे कि अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, आघोष, संयुक्ताक्षर। यहाँ पर उच्चारण के आधार पर यहाँ पर कुछ मतलब दिए गए हैं, किसमें मतलब हम लोगों के मुख से ज्यादा हवा निकलती है, किसमें कम निकलती है, उसके आधार पर यहाँ पर कुछ टर्म्स है, अल्प प्राण, महाप्राण वगैरह। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों अगर आपने अभी तक मैडनिंग स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैडनिंग स्टडी का हिस्सा जरूर से बनिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली। इस वीडियो में हम लोग टोटल चीज को जानेंगे, जिसको इस वीडियो को देख लेने के बाद दोस्तों आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको फिर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वर्णमाला वर्णमाला की परिभाषा हम लोग किस तरीके से लिखेंगे। तो वर्णमाला यानी कि वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, जिस तरीके से अ क ख रा। ठीक है, इस तरीके से जितने भी यहाँ पर वर्ण हैं इसको एक जगह व्यवस्थित रूप में सजाया गया है। आखिरकार का के बाद खा ही क्यों आता है, रा क्यों नहीं आता, मैंने अभी अभी आपको बताया था, क्योंकि इसको अलग अलग वर्ग के अनुसार रखा गया है, क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान है वो उसी पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से क ख ग घ, ठीक है, ये एक तरह से बोला जा रहा है। उसी तरीके से मैं अगर पा बोलूं, प फ बा भा मा, ये देख रहे हैं होठ का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर कंठ का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उच्चारण स्थान के आधार पर उन सबको इस तरीके से सजाया गया एक व्यवस्थित रूप में। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्णों को, समूह को या फिर समुदाय को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, जो एक व्यवस्थित रूप में सजा होता है। उसके बाद वर्णमाला के हम लोगों ने दो प्रकार को देखा था, स्वर्ण वर्ण और उसके बाद व्यंजन वर्ण। तो जो स्वर वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, वैसे वर्ण जिससे उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता, ठीक है, आवश्यकता नहीं होती। वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जैसे आ ई ऊ, ये सब जितने भी यहाँ पर स्वर वर्ण है, इसके उच्चारण में आपको किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। तो स्वर वर्ण के यहाँ पर दोस्तों जो दो प्रकार थे, मूल स्वर और दीर्घ स्वर, और एक तीसरा यहाँ पर मैंने लिखा है दीर्घ स्वर। और स्वर के जो दो प्रकार थे, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, तो जो यहाँ पर मूल स्वर होते हैं वो होते हैं आ ई ऊ। यहाँ पर देख सकते हैं ये सिंगल एकदम अकेला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो संयुक्त का मतलब ये होता है दो से जो मिलकर बने। तो ये ए बना वो आ और ई का यहाँ पर संयुक्त रूप है। उसी तरीके से आई जो है वो आ और ए का संयुक्त रूप है। उसके बाद वो जो है आ और ओ के यहाँ पर संयुक्त रूप है। लेकिन दीर्घ में देखेंगे कि दो मूल स्वर को मिलके बन रहा है, ठीक ना। यहाँ पर ये जो मूल स्वर है यहाँ पर एक ही है ना, इसको अगर मैं दो अगर कर दूं एक ही तरह के यहाँ पर स्वर को, तो यहाँ पर ये दीर्घ स्वर बन जा रहा है। उसी तरीके से ई को मैं यहाँ पर एक और अगर ई लिख दूं तो ये बड़ी ई का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद छोटी ऊ को अगर यहाँ पर दो ऊ को मैं अगर लिख दूं तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी ऊ का निर्माण हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको दीर्घ स्वर कर दिया है। यहाँ पर मूल स्वर और दीर्घ स्वर में अंतर ये है कि ये थोड़ा, ये अगर हर्षी है तो ये दीर्घई है, यानी कि इसके उच्चारण में कम समय लगेगा और इसके उच्चारण में थोड़ा सा ज्यादा समय लगना है इसके मुकाबले। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने मूल स्वर, संयुक्त स्वर को देखा। और मूल स्वर के जो मैं आपको तीन प्रकार बताया था, हर्षियों स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। दोस्तों यहाँ पर दो आपको जो यहाँ पर हर्षियों स्वर और दीर्घ स्वर तो हर किताब में और हर वीडियो में देखने को मिलेगी, लेकिन एक अगर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक प्लुत स्वर के नाम से भी एक स्वर होता है। तो चलिए इन तीनों में डिफरेंट को जानते हैं। जैसे जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता हो, जैसे अ ई ऊ आदि, ये सब जितने भी है सिंगल वाले। लेकिन यहाँ पर जो दीर्घ होते हैं उनमें स्वर हर्षियों स्वर से ज्यादा समय लगता है, यानी कि जिन स्वर के उच्चारण में हर्षियों स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ओ,
ए, ठीक है, ऐ आदि, ठीक है। और जो प्लुत स्वर होता है दीर्घ स्वर से भी अधिक इसमें समय लगता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो होता है वो किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे दीर्घ स्वर को हम लोग अंग्रेजी भाषा के एस से यहाँ पर दर्शाते हैं कि ये यहाँ पर प्लुत है, प्लुत स्वर है। तो मान लो यहाँ पर मुझे नो और ना और ओ की मात्रा को यहाँ पर अगर दर्शाना है कि ये प्लुत स्वर है, तो हम लोग इसमें एस लगा देंगे, यानी कि ये वाला चिन्ह दे देंगे, संकेत दे देंगे, ये हो जाएगा सुनो। उसी तरीके से जैसे हिंदुत्व में लोग पूजा करते हैं, कहते हैं ना ओ, इस तरीके से ओ को कितना आगे तक खींचते हैं। उसी तरीके को मान लो किसी का बेटा है राम, वो माँ अपने बच्चे को पुकार रही है राम, तो इस तरीके से हम लोग रा के आगे यहाँ पर प्लुत स्वर का संकेत दे के ये दर्शा सकते हैं कि यहाँ पर ये प्लुत स्वर है। तो हम लोग ने देखा हर्षयु दीर्घ और प्लुत में यहाँ पर क्या अंतर है। जैसे देख सकते हैं हर्षयु में होता क्या है कि हम लोग जल्दी पढ़ते हैं, इसको थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। जैसे ये है अगर कम, तो का के आगे मैं अगर आकार लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, काम। ये हो जाएगा दम, तो ये हो जाएगा दाम। जल जाल, तर तार। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हर्षयों को दीर्घई बना सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ना दीर्घ स्वर को लगाकर, जैसे अ, औ, ऐ आदि को लगाकर। अब चलिए जान लेते हैं हम लोग वर्णमाला के जो दूसरे प्रकार व्यंजन वर्ण के बारे में। तो दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने देखा कि स्वर वर्ण के दो प्रकार होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर के तीन प्रकार थे, हर्षयु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद आइए जानते हैं यहाँ पर व्यंजन वर्ण के बारे में। तो आखिरकार व्यंजन वर्ण यहाँ पर होते क्या है, तो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण हम लोग कहते हैं। यानी कि स्वर वर्ण में क्या था, वो स्वतंत्र था, यानी कि उसे किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो व्यंजन वर्ण है वो स्वर वर्ण के सहायता से बोली जाती है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर अगर लिख दूं का, तो ये तब तक यहाँ पर दोस्तों नहीं बोला जा सकता। जैसे ये का हलंत है, यहाँ पे नीचे में देख सकते हैं ये निशान है, इसको हम लोग हलंत कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आ, यहाँ पर अ स्वर लगा दिया और ये बन गया का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि व्यंजन वर्ण के जो तीन प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन, वो क्या है और इसके उदाहरण को भी साथ ही साथ देखते चलेंगे। तो आइए जानते हैं स्पर्श व्यंजन क्या है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त जीभ है, ठीक है, जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करे, यानी कि जीभ का ये वाला हिस्सा किसी भी मुख के भाग को स्पर्श करता है, इसीलिए दोस्तों हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज को अगर आप बोलेंगे, यानी कि यहाँ पर व्यंजन की मैं बात कर रहा, तो उसमें होता क्या है कि ये जीभ का ये जो स्टार्टिंग ये जो पॉइंट है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर टच करता है, स्पर्श करता है। तो स्पर्श से ही आप इसको याद रख सकते हैं कि स्पर्श कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको स्पर्श व्यंजन कह दिया। तो स्पर्श करने का कारण, जैसे का वर्ग में जितने भी यहाँ पर का वर्ग में जितने भी यहाँ पर दोस्तों व्यंजन वर्ण है, जैसे क, ख, ग, घ, ये देख सकते हैं आप, ये जो यहाँ पर जीभ हम लोगों का मुख में टच कर रहे। उसी तरीके से जो चा वर्ग है, चा, छ, जा, झा, यहाँ पर मुख, ये जो जीभ का जो पहला जो आगे वाला हिस्सा है ये टच कर रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद टा वर्ग में देखेंगे, टा, ठा, डा, ढा, ना, सब एक तरीके से। इसीलिए कहा गया कि का के बाद खा आता है, खा के बाद गा आता है, क्योंकि इनको अलग अलग उच्चारण के हिसाब से अलग अलग वर्ग में बांटा गया है। यहाँ पर 5 वर्गीय यहाँ पर व्यंजन वर्ण है और एक वर्ग में यहाँ पर दोस्तों 5 यहाँ पर व्यंजन है, यानी कि ये टोटल हो गए 25। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पर्श व्यंजन है वो कितने हैं, यहाँ पर 25 है, ठीक है। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है हिंदी परीक्षा में। तो उसके बाद जानेंगे अंतस्थ व्यंजन आखिरकार क्या होते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख के मध्य भाग से होता है, ठीक है, मुख की छत और जीभ के बीच से इसका उच्चारण होता है। मुख की छत यानी कि ऊपरी हिस्सा, और उसके बाद जीभ का ये जो पॉइंट वाला हिस्सा, ये नहीं बल्कि थोड़ा सा उसके पीछे जाएंगे, जीभ का बीच से इसका उच्चारण होता है, जैसे या, रा, ला, ठीक है, और वाह। यहाँ पर जो हो गए अंतस्थ व्यंजन दोस्तों कितने हो गए, 4 हो गए, इसे भी आप याद रखें। तो इसमें क्या था, जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख के मध्य भाग से होता है, और ठीक है, और जो मुंह की छत और जीभ के बीच से इसका उच्चारण किया जाता है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आइए तीसरे को जानते हैं उष्म व्यंजन के बारे में। तो उष्म का मतलब ही होता है दोस्तों, उष्मा से ये बना उष्म, ठीक है, उष्म का मतलब होता है गर्म, यानी कि वैसे व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में कुछ घर्षण हो, जैसे मुंह में रगड़ पैदा होती है बोलते वक्त, और उष्म यानी कि गर्म हवा भी निकले, उसे हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। या फिर वैसे व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, उष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे शा, शा से शलजम, ठीक है, षड्यंत्र, ठीक है। उसके बाद 7 और हा, यहाँ पर ये भी कितने हो गए, 4 यहाँ पर क्या हो गए,
उसमें व्यंजन वाले यहाँ पर हो गए वर्ण, उसमें व्यंजन वर्ण यहाँ पर हो गए। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन जो है वो 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और उसमें व्यंजन भी 4 होते हैं। अब आइए जानते हैं और भी यहाँ पर शाब्दिक अर्थों के बारे में, जिस तरीके से अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, आघोष, उसके बाद निर्नुनासिक, अनुस्वर क्या होते हैं, इन सब के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं। बारी आती है यहाँ पर अनुस्वर, निर्नुनासिक, अनुनासिक या फिर जिसको हम लोग चंद्र बिंदु के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद ये विसर्ग और फिर आयोगवा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अनुस्वर क्या होता है। तो दोस्तों यह स्वर या फिर व्यंजन वर्ण के बाद आता है, ठीक है। देख सकते हैं ये जो यहाँ पर जो बिंदु का जो निशान है, जो यहाँ पर स्वर या फिर व्यंजन वर्ण के बाद आता है, उसका जो चिन्ह है वो ये है और ये शिरो रेखा के ऊपर आता है। यानी कि किसी भी शब्द को यहाँ पर लिखेंगे तो उसके ऊपर ये जो शिरो रेखा है इसके ऊपर आएगा। इसका उच्चारण नाक से होता है। यह सुनने में ना हलंत एवं मां हलंत जैसा लगता है। तो आप इसको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं कि यह स्वर या व्यंजन वर्ण के बाद आता है, यह शिरो रेखा के ऊपर आता है, इसका उच्चारण जो है वो नाक से होता है, यह सुनने में ना हलंत और मां हलंत जैसा लगता है। जैसे इसके उदाहरण है अंगूर, कंकन, अंगद आदि, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग आते हैं निर्नुनासिक पर। तो निर्नुनासिक हम लोग किसे कहेंगे, केवल मुंह से बोले जाने वाले सास्वर वर्णों को हम लोग निर्नुनासिक कहते हैं। यानी कि सास्वर जिनमें स्वर वाले यहाँ पर जो वर्ण होंगे, जैसे इधर, उधर, आप, अपना आदि, ये दोस्तों एकदम सिंपल है निर्नुनासिक। लेकिन इसका जो उल्टा होता है वो होता है अनुनासिक। ये तो मुख से बोला जा रहा था सिर्फ, लेकिन ये जो अनुनासिक या फिर चंद्र बिंदु जिसका कुछ चिन्ह इस प्रकार है, यह शिरो रेखा के ऊपर आता है, उसका उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ क्या हो रहा था, ऊपर अनुस्वर में सिर्फ नाक से हो रहा था, लेकिन ये चंद्र बिंदु में क्या हो रहा है, मुख और नाक दोनों से हो रहा है और इसका उच्चारण में लघुता रहती है। यानी कि हम लोग इसको जल्दी बोलते हैं। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण देके आपको बताया है, गांव, दांत, आंगन आदि, इसके मुकाबले में जो अंगद, अंगूर, कंकन था, इसके मुकाबले में इन शब्दों में थोड़ी सी लघुता हम लोगों को देखने को मिलती है। अब चलिए आते हैं यहाँ पर विसर्ग। तो विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो स्वर के बाद, ठीक है, स्वर के बाद कुछ इस तरीके से होता है। स्वर के बाद, स्वर कहने का मतलब है कि स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण जो भी हो, ठीक है, स्वर के बाद ऊपर नीचे होता है। यानी कि कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये कोई भी स्वर है, यहाँ पर आवाज है, यहाँ पर ध्वनि है और उसके बाद ऊपर नीचे दो यहाँ पर ये चिन्ह है, इस प्रकार होती है। और दोस्तों ये किस अंग से बोली जाती है, कंठ से बोली जाती है, ठीक है। इसका जो है ना, इसमें हा हलंत जैसी हम लोगों को ध्वनि सुनाई पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मनः कामना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले जो हम लोगों को तत्सम जो भी शब्द हुआ करते थे उसमें दोस्तों विसर्ग का इस्तेमाल काफी ज्यादा था, लेकिन आज हम लोग तद्भव यानी कि हिंदी को जितने आसानी तरीके से हम लोग लिखते हैं उसमें दोस्तों यहाँ पर विसर्ग का जो इस्तेमाल है वो कम हो गया है। जैसे पहले लिखा जाता था मनः कामना, जिसको अब हम लोगों ने शॉर्ट में क्या कह दिया, मनोकामना। उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर दुख, तो दुख में देख सकते हैं यहाँ पर एक विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन अब हम लोग सिंपली इसको लिख देते हैं दुख। उसी तरीके से अतः हमें भी यहाँ पर देख सकते हैं कि हा हलंत की आवाज यहाँ पर सुनने को मिल रही है विसर्ग में। अब आइए जानते हैं आयोगवा जो है वो क्या होते हैं। तो आयोगवा दोस्तों इन्हीं दोनों से बना है, किससे, यहाँ पर अनुस्वर और फिर विसर्ग से। तो अनुस्वर रहा, ये अनुस्वर में क्या था, अनुस्वर में था बिंदु और इसमें था क्या, विसर्ग में किसी भी स्वर के बाद में ऊपर नीचे जो दो जो यहाँ पर बिंदु होता था उसको हम लोग विसर्ग कहते थे। तो अनुस्वर और विसर्ग ना स्वर है ना व्यंजन, ठीक है। ये जो अनुस्वर है और विसर्ग ये तो ना स्वर है ना फिर व्यंजन है, इनका योग है ना वो हो ही नहीं सकता। यानी कि इनका योग ना तो स्वर से होता है और ना ही व्यंजन से होता है। जैसे हम लोग अगर स्वर व्यंजन में पढ़ेंगे तो अ ई उ में लास्ट में जाएंगे तो अन अह आता है। तो दोस्तों ये जो है इनको आयोगवा वाले में कैटेगरी में इसको रखा गया। जिस तरीके से मैं गा हलंत प्लस अ प्लस बिंदु अगर लिखते हूं तो ये गंग बन जाएगा। उसी तरह से मा हलंत प्लस आ प्लस विसर्ग जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा महा। तो ये दोनों जो अन और आह जो है ये दोस्तों हम लोग का आयोगवा में आते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्वर वर्ण में हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ आ ई उ ए ऐ ओ औ इतना तक पढ़ के री तक पढ़ के छोड़ देते हैं, बल्कि इसको नहीं पढ़ते। इसको हम लोग पढ़ते हैं किस चीज में, 12 करी में। तो अब आइए जान लेते हैं कुछ और भी बचे यहाँ पर अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, आघोष के बारे में। लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं और अल्प प्राण और महाप्राण में क्या अंतर होती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये काफी सारे एग्जामिनेशन में यहाँ पर वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जरिए से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अल्प प्राण। तो अल्प प्राण उच्चारण में वैसे दोस्तों यहाँ पर शब्द यहाँ अक्षर है जिसके उच्चारण में कम वायु निकले, ठीक है, कम वायु निकले। यहाँ पर व्यंजन वर्ण की बात हो रही, वैसा यहाँ पर व्यंजन वर्ण जिनमें यहाँ पर कम वायु निकले और इसमें महाप्राण में अधिक, महा का मतलब ही होता है ज्यादा, इसलिए अधिक वायु यहाँ पर निकलेगा। उसी
तरीके से यहाँ पर हकार की ध्वनि नहीं होती है अल्प प्राण में, और महाप्राण में जो है हकार जैसी ध्वनि होती है, ठीक है। और यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण है वो अल्प प्राण है, और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यहाँ पर पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण में दूसरा और चौथा यहाँ पर जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण, वो यहाँ पर महाप्राण है। तो आप समझ गए होंगे कि उच्चारण में यहाँ पर वायु जिसमें ज्यादा लगती है उसको हम लोग महाप्राण, जिसमें कम लगती है उसमें हम लोग क्या कह देते हैं, अल्प प्राण। और हकार जैसी आवाज आती है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर पढ़ूंगा का, तो का में हकार जैसी आवाज नहीं है। यहाँ पर दूसरा है खा, तो यहाँ पर थोड़ा हकार जैसी आवाज है, यानी कि हवा जैसी कुछ यहाँ पर अधिक निकल, इसलिए हकार जैसी यहाँ पर आवाज है। अब आइए जानते हैं घोष और आघोष क्या है, और घोष आघोष में अंतर क्या है। मैंने अंतर इसलिए बताया तब आपको ज्यादा से ज्यादा ये समझ आएगा, ठीक है। वह ध्वनि जिनमें स्वर रज्जु में कंपन होता है। स्वर रज्जु क्या होता है मैं अभी अभी आपको बताऊंगा। वह ध्वनि जिनमें स्वर रज्जु में कंपन नहीं होता है। तो चलिए यहां पर आप बोलिए गा, मैं बोलता हूं गा। देखिए मैंने यहां पर बोलने के पहले गा ऐसे हो रहा है ना, लेकिन अगर मैं का को और बोलूं इस तरीके से बोलने के लिए, तो आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते, आपको डायरेक्ट बोलना पड़ेगा का। यहाँ पर आप बोलने के पहले थोड़ा सा भी यहाँ पर कंपन आप पैदा नहीं कर सकते। लेकिन उसी तरह अगर मैं बोलूं घा बोलने के लिए आपको, तो आप बोलेंगे घा। देख रहे हैं ना, थोड़ा सा बोलने के पहले कंपन सा पैदा हो रहा है स्वर रज्जु में। लेकिन अगर मैं बोलूं खा बोलने के लिए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, खा आप डायरेक्ट बोल दोगे, ठीक है। उसके बाद आइए मैं अगर बोलता हूं डा बोलने के लिए, डा का उच्चारण करने के लिए आप बोलेंगे डा। देख रहे हैं ना, डा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूं आपको टा बोलने के लिए, यहाँ पर आघोष में, तो आप बोलेंगे टा। ये डायरेक्ट आपको बोलना ही पड़ेगा, आप कंपन यहाँ पर पैदा कर ही नहीं सकते चाह के भी। और इसमें घोष में क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्वर रज्जु में कंपन पैदा हो जा रहा है ऑटोमेटिक। लेकिन यहाँ पर आघोष में क्या हो रहा है कि यहाँ पर वैसे यहाँ पर वर्णों को यहाँ पर लिया गया है जो यहाँ पर कंपन को पैदा नहीं कर पा रहे हैं। तो इनमें यही अंतर है कि वह ध्वनि जिनमें स्वर रज्जु में कंपन होता है उसको हम लोग घोष कहते हैं, और उसी प्रकार यहाँ पर जिसमें अगर स्वर रज्जु में कंपन पैदा नहीं होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, आघोष कह देंगे। अब चलिए यहाँ पर कुछ टर्म्स है, जैसे पंचमाक्षर। पंचमाक्षर प्रत्येक व्यंजन वर्ग का पांचवा अक्षर जो है वो पंचमाक्षर कहलाता है। पंच का मतलब ही होता है पांच। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को 5 वर्गों में बांटा गया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या हो जा रहे थे, स्पर्श व्यंजन हो जा रहे थे, हम लोगों ने अभी भी कुछ देर पहले पढ़ा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं अगर लूँ क, ख, ग, घ, अंगा, तो ये अंगा जो हो गया ये क्या हो गया, ये पंचमाक्षर हो गया, ये गढ़घा बन गया, ठीक है। उसी तरीके से चा, छा, जा, झा, इया, तो देख सकते हैं ये क्या हो गया, पगजा। उसी तरीके से यहाँ पर ता, था, दा, धा, न, त, थ, द, ध, न, तो ये ना हो गया, इससे क्या शब्द बना, सुंदर। उसी तरीके से ट, ठ, ड, ढ, न, तो ये क्या हो गया, दंड। यहाँ पर देख सकते हैं शब्द निर्माण मैंने यहाँ पर करके आपको बताया। एक और बच गया प, फ, ब, भ, म, तो उससे भी कुछ बन जाएगा कोई शब्द। उसके बाद आइए हम लोग जानते हैं संयुक्ताक्षर के बारे में। तो दो व्यंजनों के संयोग से संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्ताक्षर बनता है, यानी कि दो व्यंजनों का संयोग से बने हम लोग यहाँ पर जो वर्णों को क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं त्रा, ज्ञा और जो स्रा है यहाँ पर इसके उदाहरण है। उसी तरीके से अगर मैं का हलंत को, ठीक है, का हलंत को अगर यहाँ पर डंटी सा से अगर जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, अक्षा बन जाएगा, जिससे हम लोग एक कक्षा लिखते हैं ना, वो वाला यहाँ पर बन जाएगा, क्षमा वाला। अच्छा, उसके बाद ता हलंत रा को अगर जोड़ दूंगा तो ये त्रा बन जाएगा। उसी प्रकार अगर जा हलंत और इया को जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ज्ञा बन जाएगा, ज्ञानी वाला। उसी तरीके से डा हलंत और धा को जोड़ दूंगा तो ध बन जाएगा। यानी कि इससे हम लोग क्या शब्द लिख सकते, इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बुद्ध लिख सकते हैं, बुद्ध, दुध नहीं, इसको मैं इस तरीके से बुद्ध लिख सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप, बुद्ध शब्द का मैंने यहाँ पर निर्माण कर दिया संयुक्ताक्षर के जरिए से, ठीक है। उसके बाद आइए द्वित्व व्यंजन के बारे में जानते हैं। जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन के मेल से बनता है, ठीक है। जब कोई भी एक व्यंजन अपने समरूप मतलब खुद के ही, लेकिन वो उसमें क्या होता है, ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। तो ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये क्या हो गया, स्वर रहित हो गया, ये स्वर सहित हो गया। इसमें स्वर नहीं है क्योंकि इसमें हलंत इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये स्वर सहित हो जाएगा। तो ता हलंत और ता को मैं जोड़ूंगा तो ता बन जाएगा। जैसे हम लोग पत्ता लिखते हैं ना, तो इस तरीके से हम लोग ता को यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद फिर आइए माँ हलंत, यानी कि ये स्वर रहित है और ये माँ स्वर सहित है, तो ये बन जाएगा अम, यानी कि चम्मच। इस तरीके से हम लोग शब्द का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे जितने भी यहाँ पर हम यहाँ पर वर्णों का यहाँ पर निर्माण करेंगे, जैसे किसी एक व्यंजन को आप ले लें और उसी के समरूप एक व्यंजन को लें जो एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है, उसके संयोग से क्या बनता है, द्वित्व व्यंजन बनता है। अब आइए कुछ नए व्यंजन के बारे में जानते हैं। दो नए व्यंजन जो अंगा और रा जो है, ठीक है।
रा, जिसको पढ़ना में हम लोग लिखते हैं। तो अंगा और रा जो है ये टा वर्गीय व्यंजन, ठीक है। इनमें डा और ढा का गुण होता है, क्योंकि ये डा और ढा, डा से डमरू और ढा से ढक्कन वाले से ही यहाँ पर से इसे बनाया गया है। बस इसमें नीचे में एक बिंदु लगा दिया गया है, इसीलिए इसमें डा और ढा का भी गुण है, क्योंकि ये इसी से बनाया गया है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं, द्विगुण, सॉरी। तो द्विगुण यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं कि इन वर्णों में कौन से द्विगुण वर्ण है, तो आप कहेंगे डा या फिर ढा वहां पर लिखा हुआ होगा, इसलिए ये द्विगुण कहलाते हैं। जैसे आषाढ़ यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिंदु नहीं है तो यहाँ पर बिंदु लगा के आषाढ़ बना देगा, संस्कृत में ऐसा यूज होता है। उसी तरीके से जो कीड़ा, कीड़ा को हम लोग नीचे बिंदु लगा के इसको कीड़ा कर देते हैं। उसी तरीके से पीड़ा को हम लोग नीचे में बिंदु लगाकर पीड़ा लिख देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि अभी जो मैं आपको बताया पंचमाक्षर, संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन, नए व्यंजन, जो भी मैंने आपको बताया, अल्प प्राण घोष, महा प्राण आघोष, उसके बाद मैंने आपको वर्णों के प्रकार के बारे में बताया कि वर्ण जो होते हैं, वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन, वर्ण व्यंजन, ठीक है। स्वर व्यंजन, व्यंजन और व्यंजन वर्ण यहाँ पर होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्वर के जो दो प्रकार होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर के तीन प्रकार थे, हर्षयु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। उसके बाद मैंने आपको व्यंजन वर्ण के बारे में भी तीन प्रकार के बारे में बताया कि यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और यहाँ पर क्या था, उष्म व्यंजन था, उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। और फिर नए कुछ वर्णों के बारे में जाना, और उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जाना, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष। उसके बाद निम्नुनासिक, अनुस्वर और चंद्र बिंदु, विसर्ग, आयोगवा के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको दोस्तों पसंद आई होगी, और वीडियो में कोई भी कमी हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई आपके वीडियो में ये कमी है, मैं उसको ज़रूर इंप्रूव करूँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट ज़रूर से करें। और अगर वीडियो को लाइक करें तो लाइक करने की वजह भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर बताएं। उससे दोस्तों होता क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं खुद की गलतियों को भी इंप्रूव ज़रूर से करूँगा जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज है दोस्तों 26 जनवरी का दिन, तो आप एंजॉय करें इसे, ठीक है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।